नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास के दूसरे अध्याय यानी नवीन राज्यों के उदय का आज ये तीसरा क्लास है। और कल के क्लास में हम लोगों ने बंगाल, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना और प्लासी का युद्ध के संबंध में जितने भी प्रश्न बनते थे उनको प्रश्नोत्तर और व्याख्या के माध्यम से समझ लिया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बंगाल पार्ट 2 के तहत आज हम लोग बाकी बचे हुए प्रश्न को कवर करेंगे, जैसे बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि और बंगाल में द्वैत शासन। तो इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको प्रश्नोत्तर के माध्यम से देखेंगे और साथ ही व्याख्या के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो बंगाल 18वीं शताब्दी में बंगाल भारत के किस क्षेत्र में पड़ता था और उसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे, इसको मैप के माध्यम से हम लोगों ने कल ही समझ लिया था। उसके बाद बंगाल में जितने भी नवाब हुए थे उनके नामों की सूची और उनका कार्यकाल, ये भी हम लोगों ने कल देख लिया था। साथ ही कल का जो लास्ट प्रश्न था, 28वां प्रश्न था कि निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कही गई है। ठीक, तो इसका उत्तर था ताराचंद। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 29वें प्रश्न को देखते हैं। मीर जाफ़र के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? ऑप्शन है आपके सामने, मीर कासिम, अलीवर्दी खां, शुजाउद्दौला, नजमुद्दौला। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मीर कासिम। अब व्याख्या के माध्यम से देखते हैं हम लोग दोस्तों। प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। 1757 ईस्वी में बनाया गया था मीर जाफ़र को, लेकिन कालांतर में क्लाइव और कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया था और इतना पैसा और इतना धन अंग्रेज़ों ने मांगा, जिसके चलते बंगाल की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई, जिससे उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मीर जाफ़र कंपनी की मांगों को पूरा करने में असफल रहा। परिणामतः अंग्रेज़ों ने उसे नवाब के पद से अपदस्थ कर मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब घोषित किया। मीर कासिम जो था मीर जाफ़र का ही दामाद था। ठीक है, और ये घटना कब की है? तो 1760 ईस्वी की। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित करने के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था और 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र को हटाकर उसके नवाब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को किस अंग्रेज गवर्नर ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी गई है? अब इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया किसी गवर्नर जनरल द्वारा कि उसे 1760 की क्रांति की संज्ञा दी गई, और ये घटना 1760 की ही है कि 1760 में ही मीर जाफ़र के जगह पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो ऑप्शन है आपके सामने, वह गवर्नर कौन था? वेंसीटाट, क्लाइव, हॉलवेल, हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वेस्टिंगटाट। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को गवर्नर वेंसीटाट ने 1760 ईस्वी की क्रांति की संज्ञा दी, क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन से अंग्रेजों को कई महत्वपूर्ण लाभ हुए। तो 1760 की क्रांति की संज्ञा दी थी वेंसीटाट ने, जो कि तत्कालीन गवर्नर था क्लाइव के बाद। रॉबर्ट क्लाइव जो 1560 ईस्वी तक गवर्नर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, नवाब का पद प्राप्त करने के लिए मीर कासिम ने किस कार्यकारी गवर्नर के साथ समझौता किया था? ऑप्शन है आपके सामने, वेंसीटाट, क्लाइव, हॉलवेल, हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्लाइव के जाने के बाद और वेंसीटाट के आने के बीच में कुछ समय के लिए जो हॉलवेल था, जो कि एक कंपनी का कर्मचारी था, उसको कुछ दिनों के लिए बंगाल का कार्यकारी गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा हॉलवेल, और इसी ने अपनी पुस्तक में अलाइव द वंडर में काल कोठरी की घटना का वर्णन किया है। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी था। नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने हॉलवेल से किए गए समझौते के अनुसार वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिले अंग्रेजों को अस्थायी रूप से दे दिए, और बदले में अंग्रेजों ने आवश्यकता पड़ने पर मीर कासिम को सैनिक सहायता देने और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया।
तो मीर कासिम को नवाब बनाने से पहले मीर कासिम और हॉलवेल के बीच एक समझौता हुआ था कि अगर हम लोग मीर जाफ़र को हटाकर आपको गवर्नर बनाते हैं तो वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव अंग्रेज़ों को देना पड़ेगा। बदले में नवाब ने भी यह वचन लिया हॉलवेल से कि आप अपना सैनिक सहायता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नवाब बनने के बाद मीर कासिम अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? ऑप्शन है आपके सामने मुंगेर, ढाका, कलकत्ता, पूर्णिया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मुंगेर, ऑप्शन ए। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि मुर्शीद कुली खां ने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी बनाई। किसने? मुर्शीद कुली खां ने। अब मीर कासिम जो कि 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है, यह मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर ले गया। ठीक, तो व्याख्या के माध्यम से हम लोग समझते हैं, अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप व दरबार में षड्यंत्रों से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। उसने वित्तीय भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से नौकरशाही का पुनर्गठन किया तथा दस्तक के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास किया। मीर कासिम का प्रयास था कि वह जो भी भ्रष्टाचार है, कंपनी से एश्योरेंस ले लिया था कि वह आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। तो उसके बाद उसने जो भी दरबार में षड्यंत्र होते थे उसको काबू करने के लिए उसने अपने दरबार में जितने नौकरशाही थे उनको अपदस्थ करके नया पुनर्गठन किया। और साथ ही जो दस्तक का जो दुरुपयोग होता था, अंग्रेज़ जो कंपनी थे जो जिन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उनको करमुक्त व्यापार करने की जो आज़ादी मिली हुई थी, तो उनका वे दुरुपयोग भी करते थे। वे भारतीय कंपनियों के माल को भी अपना माल बनाकर उसे बेचते थे और उनसे कमीशन लिया करते थे। तो इस तरह से जो बंगाल का जो कर था उसकी उगाही में काफ़ी कमी आती थी भ्रष्टाचार के चलते। तो इस पर भी वो जो दस्तक जो मिला हुआ था जिसका दुरुपयोग अंग्रेज़ कंपनी करते थे उसको भी इसने कड़ाई से पालन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय मॉडल पे अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण किया? ऑप्शन है आपके सामने मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला, नजमुद्दौला, मीर कासिम। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सेना का पुनर्गठन किया और सैनिक प्रशिक्षण के लिए यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए। ये सेना, चूँकि पता था कि प्लासी के युद्ध में सेना कितना भ्रष्ट हो चुका था जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हुई, तो ये नहीं चाहता था कि इसकी सेना में भ्रष्ट लोग रहे। तो एक और उन यूरोपीय सेना के सामने टिके रहने के लिए एक संगठित सेना का होना बहुत आवश्यक था, जो कि ये समझा और इसी कारण उसने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना को तैयार करने की कोशिश की। इस कार्य के लिए उसने एक अर्मेनियाई अधिकारी गुरगीन खां और एक मुस्लिम अधिकारी मोहम्मद तकी खां, ठीक है, की सहायता प्राप्त की। मीर कासिम ने मुंगेर में तोप तथा तोड़दार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की। मुंगेर में राजधानी बनाया और यहाँ तोपें और बंदूकें बनाने की फैक्ट्री भी लगाई। कहाँ पे? मुंगेर में। किसने? मीर कासिम ने। उसने समरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। मीर कासिम ने बंगाल और बिहार के उपद्रवी जमींदारों का भी दमन किया। जो भी लोग इनके विरुद्ध थे जमींदार, उनका दमन भी किया। मुंगेर में तोपों और बंदूकों की फैक्ट्री लगवाई। गुरगीन खां और मोहम्मद तकी की सहायता से जो सैनिक पुनर्गठन का काम मीर कासिम कर रहे थे वो इन दोनों की सहायता से कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष होने के कारण थे। मीर कासिम को जब अंग्रेज़ों ने नवाब बना दिया तो उनके बीच जितने भी कार्य थे उससे अंग्रेज़ क्या थे? क्षुब्ध हो गए थे और उनके बीच अंदर ही अंदर मनमुटाव हो गया था, जिसके भी कारण उनके बीच संघर्ष देखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने मीर कासिम द्वारा राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर परिवर्तित करना, अंग्रेज़ों को मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर के 1717 के फरमान द्वारा निःशुल्क व्यापार करने के अधिकार, यानी जिसे दस्तक कहा जाता था, को
1763 ईस्वी में 2 वर्ष के लिए समस्त व्यापारिक करों व चुंगियों के साथ समाप्त कर दिया जाना। दोनों के हित एक दूसरे के विपरीत होने के कारण उपरोक्त सभी, तो इन दोनों के बीच संघर्ष होने के जो जितने भी कारण थे ये सारे ही कारण विद्यमान थे, इसलिए उपरोक्त सभी ये आंसर सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी अफसरों से मीर कासिम ने कौन सा नया कर वसूला? उसने मीर जाफ़र ने कंपनी को धन दे देकर जो नवाब का खजाना था वो खाली हो चुका था, इसलिए उसको खजाना को भरने के लिए उसने एक नए कर की शुरुआत की, जिसे क्या कहा जाता था, जो कि केवल सरकारी अफसरों से लिया जाना था। ऑप्शन है आपके सामने, तकावी, खिजड़ी, अब्बावी, इनमें से कोई नहीं थे। इसका सही उत्तर होगा खिजड़ी। राजस्व वृद्धि हेतु मीर कासिम द्वारा एक अतिरिक्त कर खिजड़ी जमा लगाया गया, जो सरकारी अफसरों सभी के लिए था, जो सरकारी अफसरों के लिए था, सभी नहीं होगा, सरकारी अफसरों के लिए था, जबकि एक नया कर अब्बाव कर भी लगाया गया जो सभी के लिए था। खिजड़ी जो कर था केवल सरकारी अफसरों के लिए था और अब्बावी था, अब्बाव जो कर था वो सभी के लिए लगाया। तो ये 2 नए कर मीर कासिम ने आरोपित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष अंग्रेजों ने मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब नियुक्त किया? ऑप्शन है आपके सामने, 1760, 1761, 1762 और 1763। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1763। जुलाई 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी तथा मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। मेजर एडम्स के नेतृत्व में अंग्रेजों ने कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूती, उदयनाला और मुंगेर के युद्धों में मीर कासिम को हराया। इस प्रकार बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। जो भी कार्य कर रहा था अपने राज्य में मीर कासिम, उसका सीधा असर अंग्रेज़ों को पे पड़ रहा था, क्योंकि वे सारे ही कार्य उनके सोच के विरुद्ध थे। इसलिए अंग्रेज क्षुब्ध हो गए और मीर कासिम के बदले मीर जाफ़र को 1763 ईस्वी में पुनः नवाब बना दिया। और नवाब बनाने के बाद जो कि अपदस्थ हो गए थे मीर कासिम, इन्होंने गद्दी को छोड़ा नहीं, तो 4 युद्ध वो लड़े गए। कौन कौन से थे? तो कटवा का युद्ध जो कि 1763 में ही था, गिरिया का युद्ध जो वो भी 1763 में ही लड़ा गया, उदयनाला का युद्ध 1763 में लड़ा गया और अंतिम युद्ध था बक्सर का युद्ध। तो आगे इसको हम लोग देखेंगे जो कि 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बंगाल से निष्कासित होने के बाद मीर कासिम ने कहाँ पर शरण ली? ऑप्शन है आपके सामने, अवध में, हैदराबाद में, दिल्ली में, गुजरात में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अवध में। बंगाल से निष्कासित होने के बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से शरण मांगी। अवध में इस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पहले से ही शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहा था। शाह आलम द्वितीय का दूसरा नाम अली गौहर भी था, तो पहले से ही वो वहाँ पे शरणार्थी था। फलतः इन तीनों ने संयुक्त होकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक समझौता किया, जिसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। तो बंगाल से निष्कासित होने के बाद मीर कासिम कहाँ गया? अवध में। उस समय अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। आपने पिछले क्लास में जब हम लोग नवीन राज्य के उदय का पहला क्लास था उसमें हम लोगों ने अवध के नवाब और हैदराबाद के निजाम में के समय में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है आपके सामने, 23 जून 1764 ईस्वी, 22 अक्टूबर 1763 ईस्वी, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी, 22 जून 1757 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 यानी सी। ठीक है, 23 जून 1763 ईस्वी, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना और अंग्रेजों की सेना के बीच पटना के नज़दीक बक्सर नामक स्थान पर लड़ा गया।
जिसमें संयुक्त सेना की बुरी तरह से हार हुई और भारत में अंग्रेजी राज स्थापित होने की कड़ी का प्रारंभ हो गया। तो इन तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेज़ों ने हराया। किनकी संयुक्त सेना को? तो मीर कासिम की सेना थी, प्लस में मुग़ल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय, उसकी भी सेना थी, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। इन तीनों की सेनाओं को अंग्रेज़ों ने बक्सर के युद्ध में पराजित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके हाथों में थी? तो ऑप्शन है आपके सामने लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, एडमिरल वाटसन, मीर जाफर। ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसके हाथों में थी? तो ऑप्शन है आपके सामने मोहम्मद तकी खां, समरू, गुरगीन खां, मीर मदन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुरगीन खां, क्योंकि मोहम्मद तकी और गुरगीन खां के नेतृत्व में इसने अपने सैनिकों का पुनर्गठन किया था। और गुरगीन का कहाँ का था? अर्मेनियाई का था। ठीक, और मीर मदन तो प्लासी के युद्ध में ही सिराजुद्दौला के साथ युद्ध लड़ा था और मारा गया था। तो इसका सही उत्तर गुरगीन खां होगा। व्याख्या के माध्यम से अब देखते हैं, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना में 7,000 सैनिक तथा 20 तोपें थी, जिसका सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना थी उसमें 7,000 सैनिक, लगभग 7,072 सैनिक और 20 तोपें थी। और गुरगीन खां के नेतृत्व वाली संयुक्त सेनाओं में 40 से 60,000 तक सैनिक थे। मतलब 40 से 60,000 सैनिक एक तरफ और एक तरफ मात्र 7,000, फिर भी 7,000 वाले जीत गए, जिसका नेतृत्व गुरगीन खां के द्वारा किया गया। संयुक्त सेना के लगभग 20,000 सैनिक मारे गए और अंग्रेजों के 847 सैनिक मरे अथवा घायल हुए। 20,000 और 847 बहुत बड़ा अंतर है। मतलब 40,000 की सेना को 7,000 की सेना ने बुरी तरह पराजित किया। शाह आलम द्वितीय शाह आलम तथा शुजाउद्दौला को अंग्रेजों की शरण लेनी पड़ी और मीर कासिम वीरतापूर्वक लड़ा, किंतु परास्त हुआ और युद्ध स्थल से दिल्ली की ओर भाग गया, जहां 1777 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मीर कासिम की मृत्यु 1777 ईस्वी में हो गई। कहाँ? वो दिल्ली की ओर भागा और फिर वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। और शाह आलम और शुजाउद्दौला अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिए। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध में दोनों की सैनिकों ने आमना सामना लड़ा, लेकिन फिर भी अंग्रेजों की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के परिणाम और महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन दिया गया और नीचे फिर ऑप्शन दिया गया है। कथन एक है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सफलता षड्यंत्र और कुटिल नीति पर आधारित थी। इसके विपरीत बक्सर के युद्ध में कंपनी द्वारा विशुद्ध सैनिक शक्ति के आधार पर विजय प्राप्त की गई थी। तो सही है, प्लासी का युद्ध जहां कूटनीति और षड्यंत्र के हत्थे चढ़ गया था, लेकिन इस बार जो था आमना सामना युद्ध हुआ और उसमें भी अंग्रेज विजयी हुए। कथन दो, वास्तव में भारत में ब्रिटिश शक्ति का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से ही होता है। बक्सर के युद्ध ने बंगाल पर कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से लागू कर दिया। ये भी सही है, क्योंकि इसके बाद से बंगाल पर पूर्ण रूपेण अंग्रेज का शासन हो गया और द्वैत शासन के तहत उन्होंने बंगाल का पूरी तरह शोषण भी किया। कथन तीन है, 1765 ईस्वी को मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उसके पुत्र नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया। तो सही है ये भी। बक्सर के युद्ध के बाद मई 1765 ईस्वी में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया। ये भी सही है। तो इसके अनुसार चारों ही कथन सही है और डी इसका सही उत्तर होगा। 1765 ईस्वी में क्लाइव को फिर से बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की कुल कितनी संधियाँ हुई? सबको पता है इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, लेकिन इसमें कुल कितनी संधि हुई थी? तो ऑप्शन है आपके सामने 1, 2, 3 और 4, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 बी। ठीक, इलाहाबाद की संधि दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आए रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं
मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ अलग अलग 2 संधियाँ की थी। दोनों ही संधियाँ इलाहाबाद संधि के नाम से जानी जाती है। कुल 2 संधियाँ हुई, एक शाह आलम द्वितीय के साथ और एक नवाब सिजाउद्दौला के साथ। ठीक, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? ऑप्शन है आपके सामने, रॉबर्ट क्लाइव एवं शाह आलम द्वितीय, रॉबर्ट क्लाइव एवं शुजाउद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव एवं मीर कासिम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव एवं शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 ईस्वी को संपन्न हुई थी। संधि पर हस्ताक्षर करने वालों में शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव थे। इस संधि में क्लाइव ने अपनी कूटनीतिकता एवं विवेक का परिचय दिया। उसने मुगल सम्राट को अपदस्थ नहीं किया बल्कि उसे जंजीरों में जकड़ दिया। तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी उसमें संधि के बाद मुगल बादशाह को जंजीरों में जकड़ दिया गया। और किनके बीच हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच संधि हुई थी। और संधि पर हस्ताक्षर किसने किसने किया था? तो शाह आलम द्वितीय, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब नजमुद्दौला, क्योंकि इस संधि के अंतर्गत बंगाल का क्षेत्र भी शामिल था जो कि उस नवाब के पास था, तो नवाब का होना आवश्यक था। संधि के बीच किनके बीच हुई? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। और संधि पर हस्ताक्षर किए 3 आदमी, कौन कौन? बंगाल का तत्कालिक नवाब नजमुद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की प्रथम संधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। प्रथम कथन है, कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। ये कथन सही है। 1717 ईस्वी में उसको वहाँ पे व्यापार करने की छूट मिली थी और इलाहाबाद की संधि द्वारा मुगल बादशाह ने उसको पूरी तरह दीवानी दे दी। किसको? कंपनी को। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जब बादशाह ने अंग्रेज़ों को दिया, कंपनी को दिया, तो कंपनी ने 26 लाख का वार्षिक पेंशन पर रख दिया। किसको? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। कंपनी ने अवध के नवाब से करा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। करा और इलाहाबाद जो कि अवध के नवाब के अंतर्गत आता था, उसे ले लिया किससे? तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। और उसको लेकर किसको दे दिया? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। तो इसके अनुसार सभी कथन सही है। ऑप्शन डी, कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से करा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए। अब चूँकि करा एवं इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वो अवध के नवाब के पास था, इसलिए इलाहाबाद की दूसरी संधि करना पड़ा, जो कि 16 अगस्त को हुआ। प्रथम संधि किससे हुई? शाह आलम द्वितीय से। और उसमें यह मेंशन था कि करा और इलाहाबाद जो कि अवध के नवाब था वो मुगल सम्राट को दे दिया जाएगा, अंग्रेज़ दे देंगे। तो पहले करा और इलाहाबाद को अवध से लेना पड़ेगा, इसके लिए इलाहाबाद की दूसरी संधि करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इलाहाबाद की दूसरी संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? आ गया क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके सामने, रॉबर्ट क्लाइव एवं शाह आलम द्वितीय, रॉबर्ट क्लाइव एवं शुजाउद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव एवं मीर कासिम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव एवं शुजाउद्दौला। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य इलाहाबाद में संपन्न हुई थी। पहली संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765। दूसरी संधि 16 अगस्त 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की द्वितीय संधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, कथन है आपके सामने, अवध के नवाब को करा और इलाहाबाद के जिले मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को
देने का वादा किया गया, ठीक है, जो कि आपने देखा पिछले ही क्वेश्चन में। तो अवध में कंपनी ने मुगल बादशाह को दे दिया और अब द्वितीय संधि के तहत ये इकरार किया किसने, अवध के नवाब ने, कि करा और इलाहाबाद उनको दे दिया जाएगा। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए उसने 50 लाख रुपए कंपनी को देना स्वीकार किया। किसने, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को देना स्वीकार किया इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत। कंपनी को अवध में करमुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना नहीं होगा, यहाँ सेना होगा, अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई, ठीक है, यहाँ पे सेना होगा दोस्तों। तो ये सारे जो कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई, ये सारे टर्म एंड कंडीशन थे किसमें, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, जो कि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव और शुजाउद्दीन के बीच हुई थी। उसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुई थी। ये सारे टर्म एंड कंडीशन थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लियोनिस कार्टिस, एलिजा इम्पे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लियोनिस कोर्टिस। बंगाल में द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन द्वैध शासन जो शब्द है इसका जनक लियोनिस कोर्टिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बंगाल में द्वैध शासन कब और किसके द्वारा लागू किया गया। तो आ गया क्वेश्चन, ऑप्शन है आपके सामने, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स, 1765 में लियोनिस कोर्टिस और 1764 ईस्वी में एलिजा इम्पे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था, वही इलाहाबाद की संधि के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 से 1772 ईस्वी के बीच बंगाल में घोषित द्वैध शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दिए गए विकल्प से सही उत्तर का चयन करिए। तो द्वैध शासन कब से कब तक रहा, तो 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में, ठीक है। अब कथन है आपके सामने, क्लाइव ने शांति और सुव्यवस्था, जिसे निजामत का कार्य कहा जाता, शांति और सुव्यवस्था को निजामत कहा जाता था। क्लाइव ने शांति और सुव्यवस्था का संपूर्ण उत्तरदायित्व बंगाल के नए नवाब नजमुद्दौला को सौंप दिया। नजमुद्दौला कौन था, तो मीर जाफर का पुत्र, जो 1765 ईस्वी में नवाब बना था बंगाल का। क्लाइव ने सैन्य सुरक्षा तथा मालगुजारी की वसूली अपने हाथ में रख ली, इसी को द्वैध शासन कहते हैं। पूरे शासन व्यवस्था शांति किसके हाथ में, नवाब के हाथ में, और जितना भी मालगुजारी और सैनिकों की रक्षा और मालगुजारी यानी वित्त व्यवस्था जितना भी था, पैसा जो इनकम है उसको क्लाइव ने अपने पास रख लिया, और जो उत्तरदायित्व शासन चलाना, देख रेख करना, उसका जिम्मेदारी किसको दे दिया, नवाब के पास। यही है द्वैध शासन। तो कथन है तीसरा, इस प्रकार बंगाल में दो शक्तियों का शासन स्थापित हो गया, जिसे द्वैध या दोहरी शासन कहते हैं। तो ये तीनों ही कथन सही है, ऑप्शन डी उसका सही होगा। 1765 ईस्वी की इलाहाबाद की संधि के अनुसार बंगाल में दोहरा शासन प्रबंध स्थापित हुआ। बंगाल के नवाब ने कंपनी को निजामत और मुगल शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दे दी थी, किंतु कंपनी इस पूरे उत्तरदायित्व को भली भांति निवाह करने में असमर्थ थी। अतः क्लाइव ने शांति और सुव्यवस्था, जिसे निजामत कहा जाता था, का संपूर्ण उत्तरदायित्व बंगाल के नए नवाब नजमुद्दौला को सौंप दिया और सैन्य सुरक्षा तथा मालगुजारी की वसूली अपने हाथ में रख ली। इस प्रकार बंगाल में दो शक्तियों का शासन स्थापित हो गया, जिसे द्वैध शासन कहते हैं, ठीक है। पैसे, इनकम से रिलेटेड जितना जो विषय था वो कंपनी अपने पास ले लिया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, शासन व्यवस्था, ये सब किसको दे दिया, बंगाल के नवाब के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के पश्चात कंपनी ने किस नए पद का सृजन किया। ऑप्शन है आपके सामने, नायब निजाम, ठेकेदार, निजाम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नायब निजाम। चूँकि इतने बड़े बिहार, बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र था और उसके बारे में पूरे क्षेत्र का मालगुजारी वसूलना कंपनी के लिए
संभव नहीं था कि वो खुद से वसूले, तो इसलिए उसने एक नए पद का सृजन किया जिसे नायब निजाम की संज्ञा दी गई। ठीक है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। ठीक, प्रथम संधि से, जो कि शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच हुआ था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली थी, याद है दोस्तों आपको, पिछले प्रश्न में हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। कंपनी को शासन संबंधी कार्यों का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने भारतीय कर्मचारियों के हाथ में मालगुजारी वसूल करने तथा न्याय करने का कार्यभार सौंपा। ये कर्मचारी नायब निजाम कहलाते और एक नए पद का सृजन किया और जिसमें भारतीय को ही दिया गया ये पद, नायब निजाम का पद, और इस क्षेत्र में नियुक्त कर दिया गया कि आप वहाँ से मालगुजारी वसूलिए और कंपनी को दीजिए। ठीक है, तो नायब निजाम का पद नया सृजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह नायब निजाम से संबंधित है। ठीक है, आगे आपको मिलेगा। तो बंगाल मोहम्मद रजा खां, बिहार सिताब राय, उड़ीसा राय दुर्लभ, सभी सुमेलित है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सही सभी सुमेलित है। अब व्याख्या में हम लोग देखते हैं। इन्हीं तीनों को नायब सूबेदार, नायब निजाम बनाया गया था। कंपनी ने बंगाल के लिए रजा खां को नायब निजाम, जो नया पद का सृजन किया था कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए जो दीवानी उनको वसूलना था, तो नायब निजाम का जो नया पद सृजन किया था, तो बंगाल के लिए रजा खां को, और बंगाल का केंद्र कहाँ बनाया गया? मुर्शिदा, मतलब आप सारे मालगुजारी वसूल के मुर्शिदाबाद में कंपनी में जमा करिए। किसको दिया गया? रजा खां को। और फिर बिहार का नायब निजाम किसे बनाया गया? सिताब राय को। और केंद्र कहाँ रखा गया? पटना में। बंगाल का मुर्शिदाबाद में केंद्र रखा गया, नायब निजाम बनाया गया रजा खां को। बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया गया नायब निजाम के पद पर और पटना को केंद्र बनाया गया। और उड़ीसा में नायब निजाम का जो पोस्ट है वो राय दुर्लभ को दिया गया। ठीक है, तो ये सारे ही सही है। नए पद का सृजन हुआ नायब निजाम, और बिहार, बंगाल, उड़ीसा में इन तीनों जगहों पर 3 नायब निजाम नियुक्त किए गए। तो कैसे? बंगाल में रजा खां, बिहार में सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैत शासन के अंतर्गत किस वर्ष भीषण दुर्भिक्ष ने लोगों की अवस्था और भी बुरी कर दी? ये दुर्भिक्ष मतलब अकाल पड़ गया था द्वैत शासन के अंतर्गत बंगाल में। वो कब की घटना है? तो ऑप्शन है आपके सामने 1765, 1766, 1767, 1770। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1770। द्वैत शासन के दौरान जमींदारी नीलामी द्वारा खरीदी जाती थी, जिससे किसानों का शोषण बढ़ गया। परिणाम स्वरूप 1770 ईस्वी में भीषण दुर्भिक्ष ने लोगों की स्थिति और भी बुरी कर दी। बंगाल की 1/3 जनसंख्या भूख और बीमारी से समाप्त हो गई। पुनश्च अगले वर्ष लगान 10% बढ़ा दिया गया। इस समय बंगाल का गवर्नर कार्टियर था। एक तरफ तो यहाँ से ज़मींदारी की नीलामी स्टार्ट हो गई, अंग्रेज़ों ने नायब निजाम, उसको नायब निजाम बना दिया गया, और नायब निजाम जो था वह ज़मींदारी, हर क्षेत्र के लिए ज़मींदार नियुक्त करता था। जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको उस क्षेत्र का ज़मींदारी दे दिया जाता था। अब वो अधिक से अधिक कमाने के लिए लोगों, किसानों पर शोषण करना स्टार्ट कर दिया, जबकि 1770 में इसके चलते भीषण अकाल हो गया बंगाल में। और बंगाल की कुल जनसंख्या का 1/3, समझ लीजिए अगर 30 लाख जनसंख्या है तो 10 लाख लोग मारे गए। बहुत बड़ा अकाल था। ठीक है, और उसके बाद कंपनी ने 10% और बढ़ा दिया। लगान की जो दर थी, इन जमींदारों ने 10% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। और उस समय कौन था वहाँ बंगाल का गवर्नर? तो कार्टियर। 1769 से 1772 तक कार्टियर बंगाल का गवर्नर रहा। ठीक है, तो उसी के काल में, कार्टियर के काल में ही बंगाल में दुर्भिक्ष हुआ था 1770 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह देश जो कड़े से कड़े स्वेच्छाधारी शासकों के अधीन भी हरा भरा तथा लहलहाता प्रदेश था, जब से कंपनी को दीवानी मिली है उजाड़ हो गया है। यह कथन किसने लिखा है? तो कंपनी ने जो द्वैत शासन के दौरान जो बंगाल का शोषण किया उसके बारे में यह शब्द लिखे गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने, किसने लिखा है? वेडेलास्ट, जॉर्ज कर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, रिचर्ड बियर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रिचर्ड बियर। द्वैत शासन के दौरान
जो लूट बंगाल में हुआ उसे देखकर कंपनी के एक अधिकारी रिचर्ड बियर ने कंपनी के डायरेक्टरों को एक पत्र लिखा था। यह देश जो कड़े से कड़े स्वेच्छाचारी शासकों के अधीन भी हरा भरा तथा लहलहाता प्रदेश था, जब से कंपनी को दीवानी मिली है उजाड़ हो गया। वह भी मतलब जो कंपनी का अधिकारी था वो भी देखकर शर्मा गया था, और उस मजबूर होकर जो इंग्लैंड में जो बोर्ड मेंबर थे, डायरेक्टर थे, उनको ये पत्र लिख के ये बात बताया। इस तरह का शोषण हुआ था बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं निश्चय पूर्वक यह कह सकता हूँ कि 1765 ईस्वी से 85 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह कथन किसका है? वेडेलास्ट, जॉर्ज कर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, रिचर्ड बियर। तो यह कथन है जॉर्ज कर्नवालिस का। मतलब 1765 से जो बंगाल में लूटपाट मचा उसकी पूरी मतलब एक सभ्य देश में तो ऐसा नहीं हो सकता, ये कथन है उनका, कर्नवालिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन का अंत किसने किया? ऑप्शन है आपके सामने रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स और कार्टियर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन के दुष्परिणामों को देखकर कंपनी के संचालकों ने गहरी चिंता प्रकट की और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में द्वैध शासन का अंत कर दिया। तो 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैध शासन रहा। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाकर इसी हेतु भेजा गया कि वहाँ पे जो लूट मचा हुआ है उसको बंद कीजिए, और इसने आते ही सबसे पहले द्वैध शासन पर लगाम लगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो द्वैध शासन का अंत वारेन हेस्टिंग्स 1772। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? ऑप्शन है आपके सामने नजमुद्दौला, सैफुद्दौला, शुजाउद्दौला, मुबारक उल दौला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुबारक उद दौला। यह बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उल दौला था। 1775 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने नवाबी पद के अंत की घोषणा कर दी। बाद में इसकी पुष्टि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे ने मुबारक उद दौला को फैंटम यानी बेताल की संज्ञा प्रदान कर दी। तो अंतिम नवाबी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। बंगाल के नवाबी को 1775 इसमें समाप्त कर दिया गया, और इसकी पुष्टि कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी। याद होगा 1773 के एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसका जो मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया था। ठीक है, उसने भी इसकी पुष्टि कर दी और मुबारक उद दौला को एक बेताल घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो आज इसी प्रश्न के साथ बंगाल से जितने भी प्रश्न बन सकते थे उसको हम लोगों ने देख लिया, और इस टॉपिक को आज हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। यानी बंगाल समाप्त हो गया। बंगाल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब तक हम लोगों ने नवीन राज्यों के उदय टॉपिक से अवध, हैदराबाद और नवाब, इन तीनों नवीन राज्यों के उदय और फिर धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों का आधिपत्य, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे हम लोगों ने उसको कवर कर लिया है। आगे हम लोग अगले क्लास में एक नए नवीन राज्यों का उदय और उससे संबंधित अंग्रेज़ों का आधिपत्य देखेंगे, और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको प्रश्नोत्तर और व्याख्या के माध्यम से पूरे कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।